बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुआ करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल नंबर 129, 130 और इससे आनवर्ड डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 फेजेस हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरे नंबर पे हमारा डिज़ाइन फेज़ है, तीसरे नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन है, चौथे नंबर पे हमारा टेस्टिंग का फेज़ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिज़ाइन फेज़ को और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को डिस्कस करते हैं इन 2 मॉड्यूल्स में। तो स्टूडेंट्स, डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं। जब हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल ये होता है कि डिज़ाइन कैसे किया जाए सॉफ्टवेयर को, यानी सॉफ्टवेयर का जो आउटलुक है वो कैसा होना चाहिए। उसमें जो बटन हैं वो राइट साइड पर लगाने हैं, लेफ़्ट पर लगाने हैं, बटन का साइज़ क्या होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, और जो आपका इंटरफेस है उसका कलर स्कीम कैसा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन फेज़ में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3-4 सेंटेंस बोले तो उसमें मैंने एक कीवर्ड को बार बार यूज़ किया, कैसा होना चाहिए। तो डिज़ाइन फेज़ में जो हाउ का कीवर्ड है ये बहुत यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो हाउ का कीवर्ड है उसको हम डिज़ाइन फेज़ से रिलेट करते हैं। इसी तरह जो रिक्वायरमेंट का फेज़ है उसमें हम व्हाट कीवर्ड से उसको रिलेट करते हैं। ये 2 MCQs में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने हर MCQs को भी हाईलाइट किया हुआ है। डिज़ाइन फेज़ में हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसके मुख्तलिफ डिज़ाइन पैरामीटर्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ से लें तो जब आप एक ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपके पास मैप होता है, उसका डिज़ाइन होता है कि आपने बिल्डिंग सिंगल स्टोरी बनानी है, डबल स्टोरी बनानी है, उसका फ्रंट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले तय होती हैं, आपको पता होती हैं। तो डिज़ाइन फेज़ में इसके कुछ आउटकम्स हैं वो हम देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ एस्टेब्लिश्ड, यानी सॉफ्टवेयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये डिज़ाइन फेज़ में हम एस्टेब्लिश करते हैं। डिज़ाइन फेज़ बेसिकली डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम, यानी इसमें भी यही बात है कि जितनी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर की, वो डिज़ाइन फेज़ में आती है जो कि बाद में प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट का जो फेज़ था, यानी पहले जो 2 फेज़ हैं, इनके लिए हमारे पास अलग से एक बंदा होता है, अलग से एक कह लें कि माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसका काम क्या होता है, इनको एनालाइज करना, सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना, तो उसको हम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट कहते हैं। लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आता है तो जो रिक्वायरमेंट का फेज़ और डिज़ाइन का फेज़ था उसके लिए अलग बंदा होता है। लेकिन जब कोडिंग की बारी आती है, यानी जब प्रोग्राम बनाने की बारी आती है या सॉफ्टवेयर बनाने की बारी आती है, तो उसके लिए जो बंदा काम करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये सॉफ्टवेयर एनालिस्ट में और प्रोग्रामर में फ़र्क है। यानी सॉफ्टवेयर एनालिस्ट पहले 2 फेज़ को डील करेगा और प्रोग्रामर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को डील करेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है क्या? इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जब आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेते हैं, डिज़ाइन तय हो जाता है, तो उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है, उसको लिखा जाता है, यानी उस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट किया जाता है, तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ का नाम देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ इन्वॉल्व द एक्चुअल राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को लिखने का काम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आता है। क्लियर हो गया? तो अभी आगे सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की मैंने आपको बता दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। एनालिस्ट इन्वॉल्व विद द इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी एनालिस्ट जो है वो
एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल होता है, परहैप्स विद एन एम्फेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टेप्स। यानी उसका ज़्यादातर फोकस कहाँ पर होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में और डिज़ाइन स्टेप्स में। और प्रोग्रामर जो है इज़ द पर्सन इन्वॉल्व प्राइमरीली विद द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट मॉड्यूल 131 को देख लेते हैं। पहले 3 फेज़ हमने कंप्लीट कर लिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फ़ेज़ देख लिया हमने, डिज़ाइन फ़ेज़ देख लिया, तीसरा हमने इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ देख लिया, लास्ट में हम टेस्ट फेज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपका प्रोग्राम लिखा जाता है या कोडिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फाइनल डिलीवरी से पहले जिस कस्टमर ने आपको वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा होता है, उसको डिलीवर करने से पहले हम उसको टेस्ट करते हैं। आया ये प्रोग्राम सही चल रहा है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर है तो उसको रिमूव किया जाता है। सो टेस्ट फेज़ में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डिबगिंग प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया कि जब टेस्ट किया जाता है तो एरर आएंगे, उसको रिमूव किया जाता है, और एरर को रिमूव करने का नाम डिबगिंग है। तो प्रोसेस ऑफ डिबगिंग प्रोग्राम ऑफ एंड कंफर्म दैट फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वाज कंपैटिबल विद द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। यानी जो कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी थी उसके हिसाब से वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सपोज़ कस्टमर ने आपको कहा था कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मैं किसी कस्टमर का नाम डालूं तो उससे रिलेटेड उसकी पुरानी सारी हिस्ट्री 2 साल की आ जाए, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर जो बनाया उसमें 2 साल की बजाय 1 साल की आती है। सो ये एक एरर है, तो इसको रिमूव करने का नाम डिबगिंग है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, ईच इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ टेस्टेड। तो जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो हर स्टेप को टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। तो कुछ इंजीनियर सजेस्ट करते हैं कि जैसा कि हमने तो पढ़े हुए हैं, 4 फेज़ पढ़े हुए हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरे नंबर पे डिज़ाइन फेज़ देखा, तीसरे नंबर पे हमने इम्प्लीमेंटेशन का देखा, चौथे नंबर पे हमने टेस्ट फेज़ देखा। लेकिन कुछ यहाँ पर 4 फेज़ को हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ जो इंजीनियर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं, वो 4 की बजाय 3 में इनको डिवाइड करते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, वो कंबाइनली यानी 3 स्टेप बनाए हुए इन्होंने, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कंफर्मेशन। रिक्वायरमेंट का सेम ही है, इसी तरह डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन, डिज़ाइन का भी सेम ही है, लेकिन साथ में पहले में कंफर्मेशन को ऐड किया, दूसरे में वैलिडेशन को ऐड किया, और तीसरे में इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग को उन्होंने एक ही स्टेप में कंसिडर किया हुआ है, एक ही स्टेप कंसिडर किया हुआ है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब एरर्स आती हैं तो उनको एलिमिनेट करने का मकसद क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उसमें एरर्स तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो आपका जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी 1 महीने के बाद वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही, तो उसमें कुछ एरर्स आ गए हैं। तो उन एरर को रिमूव करने का पर्पज़ क्या होगा। तो अगर आप अपने जहन में सोचें तो इसके लॉट ऑफ पर्पज़ हो सकते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर की सेटिस्फेक्शन भी इसमें एक पर्पज़ है, दूसरा पर्पज़ है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली वर्क करे। लेकिन यहाँ पर कुछ गोल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं एरर को एलिमिनेट करने के। लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम कंटिन्यूइंग टू कंटेन एरर्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एरर आते ही आते हैं, रहते हैं टेस्टिंग के बाद भी। ठीक है, मैनी ऑफ दिस एरर में गो अनडिटेक्टेड फॉर लाइफ ऑफ द सिस्टम। कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जो कि चलते रहते हैं, 1 साल चल गए, 2 साल चल गए, डिटेक्ट नहीं होते। अदर में काज मेजर माल फंक्शंस, तो जो क्या करते हैं वो जो सॉफ्टवेयर है उसको ख़राब कर देते हैं। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए हम एरर को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 132 को। चलें, आज इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम 132